हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2021 में आई एक बेहतरीन मूवी श्याम सिंगर रॉय का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.7 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वासु, जो हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर है, वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है हमें जल्दी शूट ख़त्म करना होगा, कॉफ़ी ओनर उसे परेशान कर रहा है। वासु कॉफ़ी शॉप पे जाता है और अपना कैमरा सेट करता है। वासु का दूसरा दोस्त आता है। वासु उसे ब्लैक कॉफ़ी मांगता है। उसका दोस्त हैरान हो जाता है और वो अपने एक वर्कर को गुस्से में कॉफ़ी लाने के लिए भेज देता है और वासु से कहता है अगर तुम एक शॉर्ट फिल्म के ऑडिशन के लिए 2 महीने लगाओगे तो फिल्म कब पूरी करोगे। वासु कहता है मुझे अपना काम परफेक्शन से करना अच्छा लगता है और ऑडिशन स्टार्ट होता है। वासु को किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। एक लड़की की एक्टिंग अच्छी लगती है। वासु उसे कहता है कि मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट करेगी। उसका दोस्त कहता है उस लड़की ने अच्छी एक्टिंग की, उसे हीरोइन क्यों नहीं लेते। वासु कहता है नॉर्मल एक्टिंग कर रही थी और हीरो हीरोइन बनने के लिए कलर या हाइट मायने नहीं रखती, शरीर के हाव भाव और सादगी होनी चाहिए। तभी वासु एक लड़की को स्मोक करते हुए देखता है। उस लड़की का नाम कीर्ति होता है। वासु उसकी पिक्चर क्लिक करता है और उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। तभी एक वेटर कॉफी लेके आता है और वो कॉफी उससे गिर जाती है। कीर्ति उसे कहती है कोई बात नहीं। वासु कीर्ति के पास जाता है और कीर्ति से कहता है वो एक फिल्म डायरेक्टर है। कीर्ति उससे पूछती है उसने कौन सी फिल्म डायरेक्ट की है। वासु कहता है वो एक अपकमिंग डायरेक्टर है और एक फिल्म बना रहा है, अगर वो हिट हुई तो उसे और फिल्में मिलेंगी। वासु उसे कहता है उसे अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए हीरोइन चाहिए, तो तुम क्या इस फिल्म में काम करोगी। लेकिन कीर्ति मना कर देती है और कहती है मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वासु का दोस्त कीर्ति को मनाने जाता है और कहता है तेलुगु बोलने वाली हीरोइन मिलना बहुत मुश्किल है और वो उसे लाइव पर फ्री कॉफी देने का प्रॉमिस करता है। तभी वासु वहां आता है और कहता है उसकी हीरोइन को भी फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। कीर्ति गुस्से में वहां से चली जाती है। वासु और उसका दोस्त उसका पीछा करते हैं। कीर्ति गुस्सा हो जाती है। तभी कीर्ति के पापा वहां आते हैं। वो वासु से कहते हैं देखने में तो तुम शरीफ घर के लगते हो। वासु उन्हें सारी बात बताता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है और कीर्ति को अपनी शॉर्ट फिल्म में हीरोइन लेना चाहता है। वासु का दोस्त कीर्ति के पापा को मनाता है। वासु कीर्ति के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरी फिल्म में काम करने से मना किया तो वो उसकी सीक्रेट वाली पिक उसके पापा को दिखा देगा। कीर्ति कहती है मुझे एक्टिंग नहीं आती। वासु कहता है वो संभाल लेगा। तभी कीर्ति के पापा आते हैं और कीर्ति को मनाते हैं। कीर्ति मान जाती है, लेकिन वो 2 हफ्ते के लिए घर आई होती है। 2 हफ्ते बाद उसे पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाना होता है, तो वो कहती है उसे ये शॉर्ट फिल्म 2 हफ्ते में पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वासु और उसकी टीम कीर्ति को शूटिंग के लिए लेने आते हैं और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। कीर्ति को भी अब शूट करना अच्छा लगता है। एक सीन के लिए वासु कीर्ति को कार में चेंज करने के लिए कहता है। कीर्ति मना कर देती है। वासु कहता है उसके पास बजट कम है, वो काले कपड़े से कार को ढक देगा। तभी शूट के टाइम बारिश हो जाती है। वासु कीर्ति को एक्टिंग कंटिन्यू करने के लिए कहता है और अपने दोस्तों से कहता है नकली बारिश करवाने के पैसे बच गए। एक दिन वासु ड्रोन चला रहा होता है। तभी पुलिस आ जाती है और उससे पूछती है क्या उसके पास ड्रोन चलाने की परमिशन है। वासु कहता है वो एक फिल्म डायरेक्टर है। पुलिस वाला उसे कहता है MP के घर के आसपास ड्रोन चलाने के लिए परमिशन चाहिए और वो इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ कीर्ति के पापा उन्हें छुड़ा देते हैं। कीर्ति गुस्से में वासु से कहती है अब वो इस फिल्म में काम नहीं करेगी। वासु कहता है उसने अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी ये फिल्म करने के लिए छोड़ दी, उसके पास नई हीरोइन लेने तक के पैसे नहीं हैं। कीर्ति मान जाती है और शूट कंटिन्यू करती है। एक दिन कुछ लड़के शूट के दौरान कीर्ति को छेड़ते हैं। वासु ट्राइपॉड से उन्हें मारता है। तभी एक आदमी वासु को पीछे से सर पे मारता है। वासु के कान से खून निकलने लगता है और गुंडों को मारते मारते ट्राइपॉड टूट जाता है। तभी वासु का एक दोस्त वहां आता है। वासु उससे पूछता है ये ट्राइपॉड कैसे टूटा। वासु अपनी शॉर्ट फिल्म एक प्रोड्यूसर को दिखाता है। प्रोड्यूसर को फिल्म बहुत अच्छी लगती है। प्रोड्यूसर वासु को कहता है बॉन्ड स्क्रिप्ट तैयार होते ही मुझसे मिलना। वासु 1 मंथ का टाइम मांगता है और दिन रात स्क्रिप्ट के काम पे लग जाता है। एक दिन प्रोड्यूसर फ़ोन करता है और उसे कहता है 2 महीने के लिए वो अमेरिका जा रहा है। वासु नेक्स्ट मॉर्निंग उसे स्क्रिप्ट देने का प्रॉमिस करता है और क्लाइमेक्स पे लग जाता है। क्लाइमेक्स पे काम करते करते उसके कान से फिर खून निकलने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं और वो पूरा क्लाइमेक्स लिख देता है। नेक्स्ट डे प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट लेके जाता है। प्रोड्यूसर उसे कहता है तुम स्क्रिप्ट पे काम करो, मैं इस पे पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। रात को वासु और उसके दोस्त पार्टी करते हैं। कीर्ति आती है और वो उसे एक शर्ट गिफ्ट देती है। कीर्ति कहती है मुझे तुम सबके साथ काम करके अच्छा लगा, टच में रहना। वासु का दोस्त कहता है इसकी फिल्म शुरू होते ही हमें भाव नहीं देगा। कीर्ति कहती है जिस दिन तुम बड़े डायरेक्टर बनोगे
मेरी दी हुई शर्ट पहनना। वासु और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कीर्ति और वासु किस करते हैं और इंटीमेट होते टाइम वासु को फिर से फ्लैशबैक दिखने लगते हैं और वो रोजी का नाम लेता है। कीर्ति गुस्सा हो जाती है और वासु से कहती है कि उसे लगा था वासु एक शरीफ आदमी है। वासु कहता है वो किसी रोजी को नहीं जानता। कीर्ति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वासु का दोस्त पूछता है, सच बता रोजी कौन है? वासु कहता है मैं नहीं जानता। वासु का फ्रेंड उसे समझाता है, सालों धक्के खाने के बाद उसे बड़ी फिल्म बनाने का मौका मिला है, उस पर ध्यान दो। वासु शूट करना स्टार्ट कर देता है और वह दिन आ जाता है जब उसकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है। वासु अपने दोस्त से कहता है वो बहुत नर्वस है। 10 साल का सपना और 1 साल की कड़ी मेहनत, उसे मूवी से बहुत उम्मीदें हैं। ऑडियंस बाहर आती है और वो सब मूवी की तारीफ करते हैं। सब मूवी को ब्लॉकबस्टर कहते हैं। प्रोड्यूसर भी वासु के पास आता है और उसे कहता है बॉलीवुड का एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर इस फिल्म को रीमेक करना चाहता है और वो चाहता है हिंदी रीमेक भी वासु ही डायरेक्ट करे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। बॉलीवुड का एक प्रोडक्शन हाउस वहां अनाउंस करता है कि वासु के साथ उसकी मूवी का हिंदी रीमेक बनाने वाले हैं। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है और वासु को अरेस्ट करके ले जाता है और न्यूज़ में आता है कि वासु की फिल्म एक कॉपी है। सीन कीर्ति पे शिफ्ट होता है और उसके पापा उसे बताते हैं कि पुलिस ने वासु को कॉपीराइट केस में अरेस्ट कर लिया है। सीन वासु के दोस्त पे शिफ्ट होता है। वो वासु के लिए एक लॉयर का इंतज़ाम कर रहा होता है। तभी कीर्ति वहाँ आती है और वो उसे बताती है उसकी एक कज़न है पद्मावती जो लॉयर है, लेकिन फैमिली में उसे कोई पसंद नहीं करता। तभी पद्मावती कीर्ति के पास आती है। कीर्ति उसे बताती है कि उसका एक फ्रेंड है वासु जो फिल्म डायरेक्टर है। पद्मावती कहती है उसने इस केस के बारे में सुना है और वो वासु से मिलना चाहती है। पद्मावती पुलिस स्टेशन वासु से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी वकील है और वासु को बोलती है SR पब्लिकेशंस नाम की एक कंपनी ने वासु पे कॉपीराइट का इल्ज़ाम लगाया है। पद्मावती वासु से कहती है अपना अपराध स्वीकार कर लो, तुम्हें सिर्फ 6 महीने की सज़ा होगी। वासु मना कर देता है और पद्मावती को कहता है तुम वकील हो, सच साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पद्मावती कीर्ति से बोलती है तुम दूसरा लॉयर कर लो। वासु बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा। वो उसे जमानत दिला देगी लेकिन उसका केस नहीं लड़ेगी क्योंकि अपोनेंट लॉयर उसका इंस्पिरेशन है। वासु का दोस्त पद्मावती से कहता है यही मौका है जब वो खुद को सबके सामने साबित कर सकती है। पद्मावती मान जाती है। सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है। कृष्णमूर्ति जज को कहता है वासु ने एक नॉवल अस्तित्व की चोरी की है और उस पर मूवी बनाई है। ये नॉवल एक फेमस राइटर श्याम सिंगर रॉय ने लिखी है और उसका क्लाइंट चाहता है कि वासु को 5 साल की सज़ा और 10 करोड़ का फाइन सुनाया जाए। वासु की वकील पद्मावती नॉट गिल्टी प्लीड करती है और वासु जज को कहता है उसने कहानी चुराई नहीं है, वो सच कह रहा है, चाहे तो उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाए। वासु का लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है और फॉरेंसिक में ये प्रूफ हो जाता है कि वासु झूठ नहीं बोल रहा और जज वासु को बिना शर्त जमानत दे देता है और 3 दिन का टाइम देता है ये प्रूफ करने के लिए कि वासु सच बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कीर्ति और पद्मावती वासु के घर आते हैं और पद्मावती उसे श्याम सिंगर रॉय के बारे में बताती है। श्याम सिंगर रॉय ने प्रेम विवाह किया था और वो वेस्ट बंगाल में रहता था। 3 भाइयों में सबसे छोटा था। कोलकाता का फेमस राइटर और एक सोशल एक्टिविस्ट था और 1977 के बाद किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी कोई भी फोटो नहीं है और उसके बड़े भाई के बच्चे अब SR पब्लिकेशंस चला रहे हैं। उन्होंने ही वासु पर केस किया है। वासु एक किताब उठाता है जो बंगाली में होती है, उसे पढ़ने लगता है। तभी उसका दोस्त देखता है कि वासु के कान से खून निकलता है और बताता है कि कभी कभी वासु के सामने अंधेरा आ जाता है और उसके कान से खून निकलने लगता है। कीर्ति एक डॉक्टर के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। वो डॉक्टर उसे वासु पे क्लिनिकल हिप्नोसिस करने के लिए बोलती है। वासु का हिप्नोसिस स्टार्ट होता है। वासु के कान से खून निकलने लगता है। वासु रोजी का नाम लेता है। डॉक्टर पूछती है रोजी कौन है? वासु बताता है वो उसकी पत्नी है। डॉक्टर पूछती है तुम कौन से साल की बात कर रहे हो? वासु बताता है 1969 की और वो श्याम सिंगर रॉय है। और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। साल 1969 चल रहा है। अब हम वासु को शाम बुलाएंगे। वो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे कुछ लोग रास्ते में पानी मांगते हुए दिखते हैं। वो उनसे कहता है कुआं पास में है, तुम खुद जाकर क्यों नहीं पीते? वो आदमी उसे बोलता है कुएं को छू नहीं सकता। शाम उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं के पास ले जाता है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। वो शाम को कहते हैं ये छोटी जाति का है, ये कुएं से पानी नहीं पी सकता। शाम उसे कहता है इन लोगों का भी जन्म और पालन पोषण इसी गांव में हुआ है, तो ये भूमि इनकी भी इतनी है जितनी हमारी है। ये स्वतंत्र भारत है, आप लोग इन्हें मना नहीं कर सकते। और एक बुढ़ा आदमी उस गरीब को धमकी देता है अगर उसने इस कुएं से पानी पिया तो वो उसकी झोपड़ी जला देगा। तभी शाम उस गरीब आदमी को कुएं में गिरा देता है और वहाँ खड़े लोगों से कहता है अब ये कुआं दूषित हो गया है, जिसे अपनी प्यास बुझानी है वो इस कुएं से पानी पी सकता है और जिसे जातिवाद करना है वो प्यासा मर सकता है।
शाम घर आता है। उसकी भाभी उसे बताती है उसने आज जो किया है उसके बड़े भाइयों को पता चल गया है और वो बहुत गुस्से में है। तभी शाम का बड़ा भाई आता है और शाम को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है तूने आज जो किया गांव वाले हमारे परिवार वालों को गांव से बाहर निकाल देंगे। शाम कहता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही ये गांव छोड़ के जा रहा है। शाम का भाई शाम को रोकता है और कहता है तुम परेशान मत हो, वो हमारे बड़े भाई हैं। शाम उसे टिकट दिखाता है और कहता है उसने 3 दिन पहले ही हावड़ा एक्सप्रेस की टिकट खरीद ली थी। रात को जब सब सो जाएंगे वो घर छोड़ के चला जाएगा और रात को शाम मनोज की हेल्प से घर से निकल जाता है। शाम बोट के पास जाता है, वहाँ नाविक नहीं होता है। एक आदमी शाम को बताता है कि नवरात्रि की पूजा के लिए नाविक मंदिर गया होगा। शाम भी मंदिर जाता है, वहाँ एक डांस हो रहा होता है। शाम को उसमें से एक लड़की पसंद आ जाती है। तभी नाविक वहाँ आता है और शाम को चलने के लिए कहता है। शाम उस लड़की के पीछे जाता है। उस लड़की का नाम रोजी होता है। वो सब एक दरवाजे के अंदर चली जाती है। नाविक शाम को बताता है कि ये सब बांग्लादेश से आई हैं देवदासियां हैं और इन लड़कियों के लिए गलत शलत बोलता है। शाम उसे थप्पड़ मारता है। सीन कट होता है। महंत आता है और एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है इसे तैयार करके मेरे पास भेज दो। अगले दिन शाम फिर मंदिर आता है और रोजी से बात करने चला जाता है और उसे कहता है क्या वो उससे बाहर मिलेगी। तभी एक लड़की उसके नाम से उसे बुलाती है। उसका नाम मैत्री होता है। मैत्री अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है। उसकी दोस्त कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसके साथ तभी चली जाती। मैत्री कहती है अगर किसी ने हमारी बात सुन ली तो हमें सज़ा मिलेगी। सीन कट होता है। शाम अपने घर पतंग उड़ा रहा होता है। तभी मनोज आता है और कहता है तुम गए नहीं अपनी किताब लिखने। शाम बताता है नवरात्रि ख़त्म होने दो फिर देखूंगा। तीसरा दिन आता है। एक औरत कहती है ये सब देवदासियां हैं। शाम पूछता है उसे क्या ये सब बाहर गई हैं। तो वो औरत कहती है ये अपना ईश्वर का घर छोड़ के बाहर कभी नहीं जाती। शाम कहता है पूरी दुनिया भी एक ईश्वर का घर है, आप इन्हें इतनी खूबसूरत दुनिया से कैसे वंचित रख सकती हैं। वो औरत शाम की बात अनसुनी कर देती है और सबको प्रसाद लेने को कहती है। शाम मैत्री को रात को बाहर आने के लिए कहता है। मैत्री रात को चुपके से बाहर जाती है। शाम कहता है मुझे पता था तुम आओगी। मैत्री कहती है वो सिर्फ ये देखने आई है कि शाम सच में आएगा या नहीं। वो दोनों घूमने चले जाते हैं। मैत्री उससे पूछती है वो क्या करता है। शाम बताता है वो एक राइटर है। सुबह होने वाली होती है। मैत्री शाम को वापस मंदिर छोड़ने के लिए कहती है। शाम उसे अपने बड़े भाई मनोज सिंह रॉय से मिलाता है। वो दोनों रोज रात ऐसे ही घूमने निकल जाते थे। शाम एक रात उसे गुलाब के बाग में ले जाता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम रोजी है। 9वीं रात आती है। शाम रोजी को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो कहता है हम शादी कर लेंगे और एक नई जिंदगी जिएंगे। रोजी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो एक देवदासी है। शाम कहता है क्या तुम्हें गुलाम की ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। कल विजयदशमी है, वो उसका इंतज़ार करेगा। विजयदशमी की रात आती है। रोजी नहीं आती। शाम मंदिर के अंदर जाता है। वहाँ रोजी को चोट लगी होती है। शाम गुस्से में सबसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। रोजी की फ्रेंड बताती है रात को महंत आया था और उसने एक छोटी लड़की को पॉइंट किया था और वो उसे ले जाने लग रहा था। रोजी रोकती है और कहती है हम देवता की पत्नियाँ हैं, हम भी देवियाँ हैं, हम कोई वस्तु नहीं है। महंत आता है और उसे बहुत मारता है और उसके ऊपर पेशाब कर देता है। शाम को बहुत गुस्सा आता है और वो मंदिर जाकर महंत को बहुत मारता है और महंत का प्राइवेट पार्ट काट देता है और वहाँ खड़े लोगों से कहता है औरत किसी की दासी नहीं होती, भगवान की भी नहीं। शाम रोजी को कोलकाता ले आता है और एक प्रेस में काम मांगता है। प्रेस का मालिक कहता है मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा लेकिन सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारे खाने और रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा। शाम प्रेस में काम करना शुरू कर देता है और रोजी और शाम शादी कर लेते हैं। रोजी छोटे बच्चों को नाच सिखाती है। वो दोनों एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताती है रोजी कभी माँ नहीं बन सकती। दोनों बहुत उदास होते हैं। शाम एक टॉपिक पर लेख लिखता है और प्रेस के मालिक को देता है। वो अपने आदमी को उसके लेख को ही छापने को कहता है और शाम से कहता है वो एक दिन महान राइटर बनेगा और उसकी पहली किताब छापने की जिम्मेदारी भी लेता है। शाम की नॉवेल अस्तित्व पब्लिश होती है। बुक बहुत हिट होती है और वो बहुत फेमस राइटर बन जाता है। शाम अपनी सारी कमाई रोजी को लाकर देता है। रोजी कहती है मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस कैद से आज़ाद हो गई। मेरी जैसी कितनी देवदासियां होंगी जिनके लिए कोई कुछ नहीं करता। शाम देवदासियों के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता है, स्पीच देता है, बहुत लोग उसका सपोर्ट करते हैं। शाम देवदासियों के लिए बहुत कुछ करता है, उन्हें आज़ाद करवाता है और उन्हें काम देता है। एक रात रोजी शाम को बोलती है कि वो चाहती है जब वो मरने वाली हो तब उसकी मौत उसकी गोद में सर रखकर होए, ये उसकी अंतिम इच्छा है। मनोज शाम के घर आता है और बताता है कि उनके बड़े भाई बहुत बीमार हैं और तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। रोजी शाम को वापस उस गाँव में जाने से मना करती है। वो कहती है उसे डर लग रहा है।
शाम कहता है उसके बड़े भाई ने उसका पिता की तरह ख्याल रखा है। मैं डर को अपने परिवार के बीच में नहीं आने दे सकता और वापस आने का प्रॉमिस करके चला जाता है। शाम घर जाता है। शाम की भाभी उसे खाना दे रही होती है। तभी उसका बड़ा भाई आता है और उसे अपने हाथों से खाना परोसता है और कहता है उसने शाम के लिए एक लड़की देख रखी है। शाम खाना छोड़कर उठता है और कहता है वो शादीशुदा है, अगर उन्हें यही बात करनी है तो वो जा रहा है। तभी शाम का एक भाई कहता है कि वो उस वैश्या को अपने घर की बहू नहीं मानते। शाम उसका गला पकड़ता है। शाम का बड़ा भाई शाम को चाकू मारता है और शाम का दूसरा भाई उसे पीछे से चाकू मारता है। शाम का बड़ा भाई कहता है तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई, अब तुम्हें मार के हम अपना सम्मान वापस पा सकेंगे। तभी मनोज आता है, वो चिल्लाता है, वो हैरान हो जाता है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। शाम मर जाता है। वासु को होश आता है और सीन प्रेजेंट में आता है और वो कहता है मुझे कलकत्ता जाना है। वासु वापस अपने प्रेस में जाता है। वहाँ एक औरत आती है, उसका नाम शारदा होता है और वो प्रेस के मालिक की पोती होती है। शाम उससे रोजी के बारे में पूछता है। वो बताती है वो तब बहुत छोटी थी और उसे अच्छे से याद भी नहीं। शाम के अचानक गायब होने के बाद रोजी वहाँ से चली गई थी। कोर्ट का सीन आता है। वकील हंसता है और कहता है ये सब बकवास है और वासु ने ये सब एक्टिंग की है और वैसे भी हिप्नोसिस मेडिकली अप्रूव प्रोसेस नहीं है और पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। पद्मावत उसे फेमस पुनर्जन्म के केस स्टडी कोर्ट में बताती है। जज अपना फैसला सुनाने लगता है। तभी एक आदमी वहां आता है और जज को एक कागज देता है और कहता है कोई आपसे मिलना चाहता है। तभी वहां बुड्ढा मनोज कोर्ट में आता है और जज को बताता है कि वासुदेव ही श्याम सिंगर रॉय है। कृष्णमूर्ति मनोज से पूछता है उसके पास क्या सबूत है कि वासु ही श्याम है। मनोज बताता है कि श्याम की एक कहानी जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई थी, लेकिन वो कहानी सिर्फ मुझे पता थी। वही कहानी वासु की शॉर्ट फिल्म की कहानी थी और वो एसआर पब्लिकेशंस का अध्यक्ष होने के नाते ये केस वापस लेता है। जज केस क्लोज कर देता है। मनोज वासु से माफी मांगता है और कहता है ये सब कंपनी, ये सारी जायदाद तुम्हारी है, तुम इसे संभालो। वासु कहता है क्या करूंगा मैं इन सब का जब रोजी ही नहीं रही। मनोज शाम को बताता है कि रोजी जिंदा है, वो इसका इंतजार कर रही है। मनोज ने उसे अपने चाचा के घर में छुपा कर रखा था। मनोज वासु को वहां लेकर जाता है। शाम वहां रोजी को नदी किनारे खड़ा देखता है। रोजी अब बुढ़ी हो गई थी। दोनों बहुत रोते हैं और रोजी शाम को गले लगाती है और मर जाती है और ऐसे रोजी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है, शाम की गोद में सर रख के खुशी से मरने की।